देखिए, वर्क के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों पावर के बारे में। व्हाट इज मीन्ड बाय पावर? पावर इज बेसिकली बच्चों डिफाइंड एज अ रेट ऑफ वर्क डन, अ रेट ऑफ वर्क डन, एंड दिस रेट हैज़ टू बी टेकन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वर्क करने का जो रेट होता है बच्चों, समय के सापेक्ष कार्य करने की जो दर होती है, उस दर को हम कहा करते हैं पावर। How power is defined? Power is basically defined as बच्चों rate of work done, and this rate has to be taken with respect to time. इसे मैं mathematically कैसे बोल सकता हूँ बच्चों? mathematically मैं बोल सकता हूँ power is equal to amount of work done, but it is defined as amount of वर्क डन, किया गया कार्य, कितना आपने कार्य किया है वो, और अपॉन में क्या बच्चों? टाइम इंटरवल। न्यूमरेटर में आपने लिया कितना वर्क आपने किया, और डिनोमिनेटर में आपने लिया बच्चों टाइम इंटरवल। मैथमेटिकली ये लीजिए साहब, ये हो गई पावर। और सपोज कीजिए कि बच्चों डी टी टाइम में वर्क किया बच्चों डी डब्ल्यू। मैंने मान लिया कि मैंने डी टी समय में वर्क कितना किया बच्चों? डी डब्ल्यू। तो पावर जो होगी बच्चों दैट वुड बी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर जो होगी बच्चों, रेट ऑफ वर्क डन जो होगा उसे हम बोलेंगे पावर। और इसकी यूनिट के बारे में अगर हम सपोज कहें बच्चों, तो इसकी जो यूनिट होगी बच्चों वो होगी जूल पर सेकेंड। भाई वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट होगी बच्चों जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड बोल दीजिए, या फिर इसको जो जूल पर सेकंड होता है बच्चों, इसी को कहा जाता है वाट। वाट जिससे हम लोग डब्ल्यू एब्रेविएशन दिया करते हैं बच्चों। सो पावर इज बेसिकली इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को बच्चों शक्ति कहते हैं। डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। सपोज कीजिए डी टी टाइम में डी डब्ल्यू वर्क हुआ, तो पावर जो होगी बच्चों वो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी हो जाएगी, और इसकी यूनिट जो है बच्चों वो जूल पर सेकंड या फिर वाट होगी। 1 वाट जो होता है बच्चों दैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? 1 वाट कैन बी डिफाइन कि अगर मैंने 1 सेकेंड में बच्चों यदि 1 जूल वर्क किया, अगर मान लीजिए मैं 1 सेकेंड में कितना वर्क परफॉर्म करता हूँ? 1 जूल। इफ 1 जूल वर्क इज परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, देन पावर वुड बी 1 जूल पर सेकेंड, और यू कैन से 1 वाट। आई रिपीट, पावर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी है जो कि जूल पर सेकेंड है, जो कि वाट है। और 1 वाट का मतलब क्या बच्चों? 1 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये बच्चों कि यदि 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क किया जाए, तो जो पावर होगी बच्चों वो क्या आ जाएगी? 1 जूल पर सेकेंड या फिर 1 वाट। और इसकी यूनिट आप लोगों ने देखी जूल पर सेकंड या फिर वाट बच्चों। इसका डायमेंशनल फार्मूले के बारे में अगर हम बात करें, तो वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है दैट यू नो बच्चों इज ml2t-2। भाई वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है ml2t-2, और जहाँ तक टाइम का सवाल है बच्चों, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला है t। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? ml2t-2, और टाइम का है बच्चों t। तो इस आधार पर इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा बच्चों वो आएगा ml2t-3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। एंड सिंस यू नो दैट बच्चों की वर्क जो होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी बच्चों, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो पावर होगी दैट वुड आल्सो बी अ स्केलर क्वांटिटी। पावर जो होगी बच्चों इस केस में वो कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। क्यों? क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सिंपली बच्चों वर्क की पावर की डेफिनेशन होगी, उसकी यूनिट, उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। इस पर हम कुछ सम्स कर लेते हैं बच्चों, जिससे हमारा फंडा क्लियर हो जाए। एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, एक इलेक्ट्रिक मोटर आपको दे रखी है। यू हैव एन इलेक्ट्रिक मोटर, और ये इलेक्ट्रिक मोटर बच्चों हाफ एन आवर में 30 मिनट्स में बच्चों 30 मिनट्स में 1000 लीटर वाटर को 1000 लीटर वाटर को बच्चों 20 मीटर की हाइट चढ़ाती है। आपको क्वेश्चन में ये कहा बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 30 मिनट में इतने लीटर पानी को इतनी हाइट चढ़ाती है। आप उसकी पावर बताइए, उसकी पावर क्या होगी वो बताइए बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर आप करें। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए पावर क्या होती है। पावर एज यू नो इज इक्वल टू बच्चों डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ वर्क डन। न्यूमरेटर में आपको वर्क डन लिखना है, डिनोमिनेटर में आपको टाइम लिखना है। डोंट गेट कंफ्यूज कि ये डब्ल्यू यहाँ पे वाट है। एक्चुअली वर्क को भी हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वाट को भी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग वर्क एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग टाइम। अब यहाँ पर वर्क कितना होगा बच्चों? 1000 लीटर पानी मतलब 1000 किलोग्राम पानी। भाई आपको पता है वाटर की डेंसिटी होती है 1 kg पर लीटर, तो 1 किलोग्राम पानी मतलब
1 लीटर पानी। तो अब यहाँ पर 1000 लीटर पानी मतलब 1000 किलोग्राम पानी, और जी की वैल्यू 10 बच्चों, और एच की वैल्यू 20। नेचुरल सी बात है, हम लोग जानते हैं बच्चों किसी भी एम मास की बॉडी को अगर एच हाइट ऊपर लेके जाते हैं तो वर्क करना पड़ता है mgh। इफ यू टेक अ बॉडी ऑफ मास m अप टू हाइट h, अगर m मास की एक बॉडी को बच्चों h हाइट पर लेके जाया जाए तो वर्क डन होता है mgh। उस आधार पर बच्चों 1000 लीटर पानी था मतलब 1000 किलोग्राम पानी था, g की वैल्यू इतनी और h की वैल्यू इतनी, और टाइम जो है बच्चों दैट इज कितना 30 मिनट, और मिनट को बच्चों सेकंड्स में चेंज कर लीजिए, मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लेंगे देन व्हाट यू विल फाइंड, ये कुछ आपके पास में इतना आ जाएगा, एंड दैट नेचुरली ये जो आएगा बच्चों ये वाट्स में आएगा या फिर जूल पर सेकंड में आएगा। तो ये एक सिंपल सी बात हो गई बच्चों। अब एक और क्वेश्चन चलिए इस पर हम लोग परफॉर्म कर ही लेते हैं बच्चों। हमें बोल रखा है कि किसी गाड़ी का वजन 250 kg है, किसी व्हीकल का वजन बच्चों कितना है 250 kg। अब आपको ये बोला है कि उस गाड़ी का जो इंजन है, उस गाड़ी का जो इंजन है वो 1 मिनट में, उस गाड़ी का इंजन बच्चों 1 मिनट में उसकी स्पीड को 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर चेंज कर देता है। आपको ये बोला है कि कोई भी व्हीकल है बच्चों, आप उसको जो मर्जी ले लीजिए, व्हीकल को मोटरसाइकिल ले लीजिए, कार ले लीजिए, जो आपकी मर्जी है वो ले लीजिए। अब बच्चों 250 kg का व्हीकल है, उसका इंजन जो है बच्चों उसकी स्पीड को 1 मिनट में इससे ये चेंज कर देता है। आपसे पूछा है बच्चों उस गाड़ी के इंजन की पावर, उस गाड़ी के इंजन की पावर बतानी है बच्चों। क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके करिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यदि हम देखें तो पहले उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, उसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो दैट वुड बी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही फाइनली जो स्पीड है बच्चों दैट इज 72 इंटू 5/18, सॉल्विंग दिस विल गिव मी 20 मीटर पर सेकंड। सो बच्चों ये आपके पास में इनिशियल स्पीड आ गई, ये फाइनल स्पीड आ गई। अब इस केस में वर्क कितना करना पड़ेगा बच्चों, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वी नो दैट इफ वर्क इज परफॉर्म्ड ओनली टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी देन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यदि वर्क को सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में यूज़ किया जाए तो वर्क इक्वल टू होता है बच्चों डेल्टा के। सो ये हो जाएगा बच्चों हाफ mv² माइनस हाफ mu², फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे बच्चों तो ये आपके पास में आएगा हाफ m की वैल्यू कितनी बच्चों 250 kg, 250 kg है भाई, मास उसका दे रखा है 250। और जहाँ तक फाइनल स्पीड की बात है बच्चों वो है 20, और जो इनिशियल स्पीड है बच्चों वो है 5। फाइनल स्पीड यहाँ पर कितनी है बच्चों 20 है, और इनिशियल स्पीड कितनी बच्चों 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड इट इज़ 125 इंटू ये 400 में से 25 जाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा 375। बच्चों ये 20 का स्क्वायर कितना 400, 5 का स्क्वायर कितना 25, ये जाएगा 375। सो दिस इज द वर्क डन, ये आपके पास में बच्चों वर्क आ गया। दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट its power. So how power can be defined बच्चों, पावर जो होती है that you know is equals to work done over time। here work done is बच्चों 125 into 375, और जहाँ तक टाइम का सवाल है बच्चों that is 1 minute has to be converted into second, so this power would be a joule per second, or you can say बच्चों watts। तो बच्चों ये पावर गाड़ी के इंजन की आ जाएगी। एक्चुअली पावर का बेसिकली मतलब होता क्या है बच्चों, पावर का सिग्निफिकेंस क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों या कोई भी डिवाइस अगर वर्क को जल्दी जल्दी कर पाती है तो उसकी पावर ज़्यादा है, और अगर धीरे धीरे कर पाती है तो उसकी पावर कम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों हम गाड़ियों, जब हम कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इस गाड़ी का पिकअप अच्छा है, इस गाड़ी का पिकअप बेकार है। तो वो पिकअप से मतलब क्या होता है बच्चों, उसका पावर, उसके इंजन की कितनी पावर है। अगर किसी गाड़ी के इंजन की पावर ज़्यादा है मतलब उसका पिकअप ज़्यादा होगा, अगर किसी गाड़ी के इंजन की पावर कम है मतलब उसका पिकअप कम है। पिकअप ज़्यादा पावर ज़्यादा, पिकअप कम पावर कम। जनरली एक होता है बच्चों कि अगर किसी गाड़ी का पिकअप ज़्यादा है तो उसका माइलेज कम होगा, और अगर पिकअप कम है तो माइलेज ज़्यादा होगा। ये जनरल बात है। हालांकि आजकल तो भैया बहुत सारी व्हीकल कंपनीज जो होती हैं वो इस बात को क्लेम करती हैं कि हमारी गाड़ी का पिकअप भी अच्छा है और माइलेज भी अच्छा है।
जनरली ऐसा होता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो गाड़ी के कंपनीज वाले हैं भैया वो गलत फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। ऑब्वियसली धीरे धीरे तकनीकों में, टेक्नोलॉजीज़ में और कुछ इंप्रूवमेंट्स आते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते जा रहे हैं, पर एक जनरल परसेप्शन रहता है कि अगर गाड़ी का पिकअप अच्छा है तो उसका एवरेज कम होगा, उसका माइलेज कम होगा, और अगर पिकअप कम है तो माइलेज ज़्यादा होगा। तो वो एक बात है। तो वो बेसिकली वो जो पिकअप वर्ड होता है बच्चों, वो बेसिकली माइलेज से वो बेसिकली पावर से रिलेटेड होता है। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, जो पावर है वो टाइम इंटरवल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप टाइम ज़्यादा लेंगे तो पावर कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे वर्क कर रहा है, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो अगर टाइम ज़्यादा लेगा तो पावर कम, और टाइम कम लेगा तो पावर ज़्यादा। सिंपल सी बात है बच्चों। सो इफ़ टाइम इज ग्रेट, अगर टाइम ज़्यादा है तो पावर कम, और टाइम कम तो पावर ज़्यादा। तो बच्चों ये पावर से रिलेटेड में बहुत बेसिक से सम देखें, ऐसे सम देखें बच्चों जो जूनियर लेवल के ही थे, ईमानदारी से। इसमें हमने कुछ भी नया काम नहीं करा है। मैं आपको बच्चों यहाँ पर लगे हाथों एक बात बताऊँ कि देखिए, पावर की यूनिट जूल पर सेकंड है या वाट है, लेकिन पावर की यूनिट बच्चों इसके अलावा जो एक और जो इसकी पॉपुलर यूनिट होती है बच्चों पावर की, वो होती है HP। HP जिसे हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं, HP बोला करते हैं बच्चों, या फिर BHP। HP से मतलब होता है हॉर्स पावर, और BHP से मतलब होता है बच्चों ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर, ये बच्चों इसे जैसे हम बोला करते हैं हिंदी में अश्व शक्ति, अश्व शक्ति बोलते हैं, ये ब्रेक हॉर्स पावर है। और ये जो BHP जो है बच्चों, इससे कुछ लोग ब्रिटिश हॉर्स पावर भी कहा करते हैं। ब्रिटिश हॉर्स पावर संभवतः इसका जो कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वो ब्रिटिश लोगों ने दिया होगा, इसीलिए BHP कहते होंगे। अब 1 BHP या 1 HP जो होता है बच्चों, 1 BHP या फिर 1 HP जो होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 746 वाट। ये किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। नॉट एग्जैक्टली 746, सम वाट 746, 745 पॉइंट समथिंग होता है। 745 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, हिसाब से लगा लेते हैं जिसको हम 746 वाट होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है बच्चों? 746 वाट। इन अदर लैंग्वेज आई कैन से दैट 1 वाट इज इक्वल टू 1/746 HP या फिर BHP। जनरली आप लोग देखते हैं बच्चों, जो गाड़ियों के जो इंजन होते हैं उनको BHP में मेजर किया जाता है। गाड़ियों के इंजन की जो पावर होती है उसे BHP में, जो मोटर होती है बच्चों उनको HP में मेजर किया जाता है, उनकी पावर्स को। एक जनरल जो है हमारा ऑब्जर्वेशन बच्चों कि अगर गाड़ी का इंजन है उसको BHP में, मोटर को HP में हम लोग कैलकुलेट किया करते हैं। अब इसी पर बेस बच्चों हम लोग थोड़ा सा और काम करते हैं। देखिए, अभी आपने पावर का फार्मूला क्या देखा बच्चों? पावर का फार्मूला आपने देखा dW/dt, रेट ऑफ वर्क डन। देखिए, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है, उसमें कितनी स्टोर्ड वर्क है, उसे हम बोला करते हैं बच्चों एनर्जी। अभी यहाँ पर हम लोग एक्चुअली बात करें वर्क करने की कैपेसिटी, वो वर्क करने की कैपेसिटी है और ये वर्क करने का रेट है। दोनों में अंतर है बच्चों। किसी बॉडी में कितना वर्क एक्यूमुलेटेड है, किसी सिस्टम में कितना वर्क एक्यूमुलेटेड है, उसे आप बोलते हैं एनर्जी। और उस वर्क करने की जो उसकी रेट है, कितनी जल्दी जल्दी है, कितनी फास्ट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं पावर। दोनों में डिफरेंस है। वर्क ज़्यादा करना मतलब एनर्जी ज़्यादा होना, वर्क कम होना मतलब एनर्जी कम होना। लेकिन वर्क को जल्दी जल्दी करना वो मतलब होता है बच्चों पावर। ये दोनों में तकनीकी रूप से डिफरेंस है। मैं यूं कहूं बच्चों कि माइलेज ज़्यादा होना मतलब एनर्जी ज़्यादा होना। मैं यूं कह सकता हूं कि गाड़ी का जो माइलेज होता है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू एनर्जी, कि भैया उसने कितना वर्क किया, कितना वर्क करने की उसमें कैपेसिटी थी। अगर गाड़ी ज़्यादा चल रही है मतलब माइलेज ज़्यादा है, गाड़ी अगर ज़्यादा चल रही है मतलब एनर्जी ज़्यादा है। और अगर गाड़ी जल्दी जल्दी चल रही है, पिकअप जल्दी पकड़ रही है, तो बच्चों उसकी पावर ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमने जो पावर का फार्मूला पढ़ा बच्चों वो था dW/dt। वर्क करने का जो रेट होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं पावर। अब जो वर्क होता है बच्चों दैट यू हैव ऑलरेडी सीन इज इक्वल टू F.ds/dt। भाई ये होता है कुछ आपके पास F.ds/dt। भाई वर्क क्यों? क्योंकि वर्क जो होगा बच्चों वो F.ds होगा। अब इससे हम क्या लिखेंगे बच्चों? दिस यू कैन इक्वेट टू F.ds/dt। ये कुछ आ जाएगा। भाई ये तो फोर्स है और .ds/dt, और ds/dt जो है बच्चों दैट इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग के जो रेट होता है बच्चों उसे हम बोला करते हैं वेलोसिटी। आप जानते होंगे बच्चों, रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, F.v। ये पावर का एक और फार्मूला हमारे पास में बनकर आ गया बच्चों। क्या हुआ? मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए वर्क डन जो है बच्चों वो F.ds है,
और इसे मैं एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलिए फोर्स रहा। लेकिन रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों, दैट यू कॉल एज वेलोसिटी। सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। A body is under the action of this force 3I minus 2J plus 7K Newton. A body is under the action of this force which is moving with velocity minus I plus 7J minus 3K meter per second. A body is moving under the action of this force is moving with this velocity. Calculate power delivered. कितनी पावर डिलाइवर्ड हो रही है बच्चों, ये आपको कैलकुलेट करना है। कर भी लिया होगा शायद इतनी देर में, तो बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूले की प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों अगर जिन्होंने नहीं करा वो फिर वीडियो को पॉज करके करेंगे। तो देखिए पावर जो आएगी बच्चों, दैट यू नो इज एफ डॉट वी। But power is a scalar quantity and we know that scalar product of two vector quantities is a scalar quantity. तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर फोर्स कितना है 3I minus 2J plus 7K, और इसका डॉट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसका डॉट मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों माइनस आई कैप प्लस 7J कैप माइनस 3K कैप, और डॉट प्रोडक्ट करना मतलब आई का आई से, जे का जे से, और के का के से। तो 3 1 जा 3, 2 7 जा 14 और 7 3 जा बच्चों 21। होप यू हैव गॉट दिस। भाई 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 2 इंटू 7 माइनस 14 और 7 इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 21। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देन यू विल फाइंड दिस इज माइनस 35। यहाँ तो सब कुछ ही नेगेटिव है, तो माइनस 17 माइनस 21 मतलब कुल मिलाकर बच्चों माइनस 38 वाट। माइनस 38 वाट। माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है भैया कि यहाँ पर एक तरह का रजिस्टिव फोर्स है ये, मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो आपको पता है बच्चों अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 90 से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, और अगर वर्क डन नेगेटिव है बच्चों तो लाजमी है पावर भी नेगेटिव होगी, क्योंकि टाइम तो इंटरवल है, तो वो तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। सो इफ वर्क डन इज नेगेटिव, अल्टीमेटली आई कैन कंक्लूड वेरी इजीली दैट यस पावर वुड आल्सो बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो यहाँ जो पावर होगा बच्चों वो नेगेटिव होगी, वो ऋणात्मक होगी, इसीलिए जस्ट ये आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बच्चों, और करें, चलिए करते हैं साहब। हमें बोल रखा है बच्चों कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बच्चों कोई बस जा रही है। ये लीजिए, ये कोई बस है बच्चों, एक ऐसी बस है बच्चों जिसका मास दे रखा है 10,000 किलोग्राम। इसका मास कितना दे रखा बच्चों आपको, 10,000 kg, 10,000 kg है, विच इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। इट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज सफरिंग फ्रॉम 2 ड्रैग्स। इस पर 2 ड्रैग्स लग रहे हैं बच्चों, 2 ड्रैग्स लग रहे हैं। कौन कौन से, एक तो लग रहा है बच्चों फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड, एक लग रहा है बच्चों फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड। जो दे रखा है फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड जो है बच्चों, वो इसके वेट का, फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड जो है बच्चों दैट इज 14% ऑफ इट्स वेट, 14% ऑफ इट्स वेट। और एक लग रहा है बच्चों एयर ड्रैग विच इज 1% ऑफ वेट, कुछ ऐसा। I repeat the question, there is a bus, truck, whatever, as you can see, of mass 10,000 kg, 10,000 किलोग्राम मास की एक बस है साहब। इतने मास की एक बस है, और जो कि भैया इतनी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। इट इज़ सफरिंग, इट इज़ फेसिंग 2 टाइप्स ऑफ ड्रैग्स, 2 तरह के उसको अपोजिशन ऑफर हो रहे हैं। एक तो बच्चों फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड जो कि 14% है इसका, और दूसरा एयर ड्रैग बच्चों जो कि वेट का 1% है। आपको बताना है बच्चों इसके गाड़ी के इंजन की पावर, यू नीड टू कैलकुलेट इट्स पावर, एंड दिस पावर बच्चों यू पीपल हैव टू फाइंड आउट। ये जो पावर आपको निकालनी है, ये पावर आपको निकालनी है बच्चों HP में, BHP में, हॉर्स पावर में निकालनी है। तो करिए, पावर आपको हॉर्स पावर में निकालनी है।
अब देखिए बच्चों, यदि मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गौर कीजिए। सबसे पहली बात तो बच्चों इसका जो मास है वो 10,000 kg है इंटू 10, ये तो फोर्स, ये तो वेट हो गया बच्चों इसका। इसका जो वेट आएगा वो होगा mg। अब इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बच्चों, ये लीजिए नॉर्मल रिएक्शन लगा, ऐसा कुछ लगा। अब बच्चों ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है ऑब्वियस सी बात है गाड़ी का इंजन उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। भाई गाड़ी का इंजन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, गाड़ी तो अपने आप जो अगर कहा जाए बच्चों तो मूव करेगी नहीं। ऑब्वियसली इंजन जो है उसके ऊपर कुछ पुल लगा रहा है, कुछ फोर्स लगा रहा है, उस पुल के कारण गाड़ी चल रही है। तो इन व्हाट डायरेक्शन दैट पुल इज एक्टिंग, व्हीकल विल मूव इन दैट डायरेक्शन ओनली। नाउ इट इज फेसिंग टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक फ्रिक्शन है बच्चों ग्राउंड के कारण और एक फ्रिक्शन है बच्चों इस पर एयर के कारण। ऑब्वियस सी बात है बच्चों ये दोनों उसके मोशन या रिलेटिव मोशन के अपोजिट लग रहे हैं। ग्रेविटेशन उस ग्राउंड के कारण जो लगा वो भी इधर और एयर के कारण जो लगा वो भी इधर। अब बच्चों जो ग्राउंड के कारण वाला जो फ्रिक्शन है दिस इज 14% ऑफ इट्स वेट, और वेट एज यू कैन सी इज 10 to the power 5 न्यूटन। वेट जो है बच्चों दैट इज 10 to the power 5 न्यूटन एज यू कैन सी। बच्चों ये 4 जीरो ये और 1 जीरो ये, सो टोटली वेट आ जाएगा बच्चों 10 to the power 5 न्यूटन। सो जो ग्राउंड के कारण जो फ्रिक्शन ऑफर हुआ वो कितना आ गया बच्चों 14/100 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन। और इसे आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों, देन आई वुड से दिस इज 14 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बिकॉज ऑफ ग्राउंड, and frictional force due to air is बच्चों 1% of this, is 1% of this, so I would say ये कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों दिस इज 10 to the power 3 न्यूटन, कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। इस पर जो दो ड्रैग लगे उसमें से ग्राउंड के कारण जो लगा वो इतना ड्रैग लगा, एयर के कारण जो ड्रैग लगा बच्चों वो इतना लगा। सो कुल मिलाकर सिंस इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज मूविंग विथ बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी as it has been mentioned in the problem, and since it is moving with constant velocity, since velocity is constant, it has been mentioned that velocity is constant, and if velocity is constant bachcho undoubtedly change in velocity is 0, and if change in velocity is 0 then acceleration is 0, and if acceleration is 0 then net force is also equal to 0, and if net force is equals to 0 बच्चों इट मीन्स इस पर जितना फोर्स राइट में लगा उतना ही फोर्स बच्चों लेफ्ट में भी लगेगा। बच्चों बॉडी चल रही है, आई एम नॉट सेइंग दैट बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी इज मूविंग, बस इज मूविंग, बट द थिंग इज दैट सिंस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हम लोग बहुतों बार देख चुके हैं बच्चों कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है मतलब वेलोसिटी में चेंज जीरो, वेलोसिटी में चेंज जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब जितना फोर्स इस तरफ उतना ही फोर्स इस तरफ, दोनों फोर्स बराबर होंगे। तो मैंने दोनों फोर्स को बराबर कर दिया बच्चों, ये लीजिए। तो ये एक आया बच्चों 14 इंटू 10 to the power 3 और दूसरा 10 to the power 3 को मैं 1 इंटू 10 की पावर 3 भी अगर लिख दूँ तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। बच्चों इसमें से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। भाई पहला फोर्स इतना और दूसरा फोर्स इतना होगा, पहला फोर्स कितना बच्चों इतना और दूसरा फोर्स कितना बच्चों इतना। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आई वुड फाइंड दिस इज 15 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन। टोटल जो अपोजिशन ऑफर हुआ बच्चों वो ग्रेविटी वो ग्राउंड के कारण इतना, एयर के कारण इतना, कुल मिलाकर इतना आ गया फोर्स। और ये जो वेलोसिटी है बच्चों 36 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर, दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। You just want to make all the calculation in MKS system, so you need to convert this into meter per second। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसको डायरेक्ट भी लिख दूं so anybody does have any kind of objection, just by multiplying 5/18 I would get just 10 meter per second। So ये आ गया बच्चों। Now you want to find out this power which is basically बच्चों as we have already seen that it is a scalar multiplication of these two quantities, force vector and velocity vector, and here from the diagram it is certainly sure बच्चों in what direction force is being applied, in the very same direction this vehicle is moving। So I would say the angle between these two quantities would be equals to बच्चों 0। इन दोनों के बीच में जो कोण होगा बच्चों वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स भी इधर लगा और वेलोसिटी भी इधर लगी, दोनों उस डायरेक्शन में। तो बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, तो ये हो जाएगा एफ वी कॉस 0, और एफ की वैल्यू एज यू हैव सीन इज बच्चों 15 इंटू 10 to the power 3। दिस इज फोर्स
वेलोसिटी इतनी बच्चों, सो आई वुड से दिस इज 1.5 और यू से बच्चों दिस इज 150 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज इन वाट्स। ये बच्चों वाट्स में है, ये वाट्स में आया है, वाट्स में आया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इससे मैं और चाहूँ तो आई कैन से कि समवाट 1500 इंटू 10⁻² वाट्स, ऐसा बोला जा सकता है बच्चों। भाई देखिए फोर्स की वैल्यू इतनी थी, वेलोसिटी की वैल्यू इतनी थी, तो ये 150 इंटू 10⁻³ है। एक जीरो और इधर कर दीजिए तो उधर एक जीरो कम करना पड़ेगा, ये आ गया ये, पर ये वाट्स में है। बट आपको काय में निकालना बच्चों, पावर यू वांट टू कैलकुलेट इन bhp और hp। इन दैट कंडीशन व्हाट आई विल डू वन थिंग बच्चों, कि मैं क्या करूँगा, ये जो पावर है, ये जो वाट्स में आइए बच्चों, आई वुड डिवाइड दिस बाय 746, सो व्हाट आई वुड गेट वुड बी इन एचपी। मुझे जो मिलेगा बच्चों, क्योंकि 746 वाट बराबर होता है 1 एचपी, तो अगर एचपी में निकालना आई वुड डिवाइड बाय 746, इससे डिवाइड करूंगा बच्चों लगभग एक मोटा मैं बता रहा हूं बच्चों, 746 से ये जाएगा अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 2 आएगा, 2 इंटू 10⁻², HP or BHP, whatever you say. So I can say its power would be slightly more than 200 watts or 200 HP. 200 HP से थोड़ी सी तनिक सी हल्की सी ज़्यादा होगी। तो ये कुछ सिंपल सी बात रही बच्चों। इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करना बच्चों, पावर पे तो क्वेश्चंस को मतलब कुछ ज़्यादा कठिन बनते नहीं हैं। कुछ और कर लेते हैं, चलिए हमें बच्चों एक काम करते हैं, अगर किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, अगर सपोज कीजिए किसी बॉडी पर बिल्कुल कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, तो उसकी पावर में, फोर्स में और टाइम में क्या रिलेशन है, जरा हम कोशिश करते हैं डिराइव करने की। एक फार्मूला बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मुझे इसको तो ऑफकोर्स मिटाना पड़ेगा बच्चों। मुझे ये बोला है कि एक बॉडी पर मैं बिल्कुल कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ, समवट एफ। कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों जिस पर मैं कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहा हूँ, मास एम मान लीजिए, जो आपको मानना हो वो मान लीजिए, ठीक है साहब। अब एक काम करें, हम ये करें कि टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हम वो कैलकुलेट करते हैं। टाइम टी के बाद, ये तो मतलब सिंपल बात हो जाएगी, तो मतलब मज़ा नहीं आएगा इसमें। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं पावर पे करूँ तो पावर पे ही काम करते हैं ना। एक बॉडी पर बच्चों कांस्टेंट पावर पी सप्लाई की जा रही है, कांस्टेंट पावर पी सप्लाई की जा रही है। टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कैलकुलेट कीजिए। बॉडी का मास एम है, बॉडी का मास बच्चों कितना है, एम है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी कितनी होगी टाइम टी के बाद, और टाइम टी के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये कैलकुलेट कीजिए। वीडियो को पॉज करके करिएगा बच्चों, मैं आपसे बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ, इस बारे में ईमानदारी होना जरूरी है। हो सकता है आप कान पक गए होंगे मेरी बात सुन के, लेकिन मेरा काम है बच्चों बोलना। अब देखिए कैसे करेंगे भाई, पावर इज इक्वल टू क्या, एफ वी। हम यहाँ पर ये ही मान के चलेंगे कि फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये लीजिए ये पावर, और जहाँ तक फोर्स का सवाल है बच्चों, दैट यू नो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये लीजिए। और एक्सेलरेशन को बच्चों यदि मैं dv/dt लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय dv/dt, और इनटू v हो गया, ये कुछ हो गया बच्चों। अब यहाँ से मैं इसको मैं LHS पे ले आता हूँ बच्चों, तो ये p इंटू डी टी बराबर क्या बच्चों, m इंटू वी इंटू डी वी। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों। यहाँ पर तो मैं dt को इधर ले आया, तो p डी टी इक्वल्स टू कितना, m वी डी वी, ये कुछ आप। अब मैं इसमें दोनों साइड क्या करता हूँ बच्चों, दोनों साइड मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इधर v डी वी और इधर ये p डी टी, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर रहा हूँ बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। लेफ्ट हैंड साइड पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ बच्चों वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, और राइट हैंड साइड पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ये गिवन है बच्चों कि बिल्कुल जीरो टाइम पर वेलोसिटी जीरो, और टाइम टी के बाद वेलोसिटी v। हालांकि मैंने क्वेश्चन में आपसे कहा नहीं था कि इनिशियली वो रेस्ट में थी, पर ऐसे केसेस में आप थोड़ी सी अकल लगा लो खुद से कि अगर नहीं बोला है तो कुछ और मानने से बेहतर तो ये कि अपन इनिशियली जीरो मान लो। इनिशियली कितनी मान लो बच्चों, जीरो मान लो। तो ये क्या हुआ, देखिए अब बिल्कुल जीरो टाइम पर वेलोसिटी थी, जीरो टाइम टी के बाद वेलोसिटी हो गई v। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो ये हो गया m, और v का इंटीग्रेशन होगा बच्चों v की पावर 2/2,
और लिमिट कितनी बच्चों 0 टू v। बच्चों ये m है और v की पावर 1 का इंटीग्रेशन, v की पावर 1 का इंटीग्रेशन बच्चों v की पावर 2/2 और इज इक्वल टू कितना बच्चों ये है p इंटू टी और लिमिट क्या है बच्चों 0 टू t, लिमिट है बच्चों 0 टू t। आई रिपीट ये m और v का इंटीग्रेशन बच्चों v स्क्वायर अपॉन 2 होगा, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2 होगा और यहाँ पर p कांस्टेंट पावर लगाई जा रही है। मैंने कहा था क्वेश्चन में शुरुआत में अ कांस्टेंट पावर इज अप्लाइड, पहले मैं क्वेश्चन बोल रहा था कांस्टेंट फोर्स, अब वो कांस्टेंट फोर्स लगाना तो कोई लॉजिकल बात नहीं थी। फोर्स कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा और एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो खटाखट अपन v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा ही सकते हैं, तो वो तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं, मतलब मज़ा नहीं आता उस बात में, है ना। मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन को चेंज करा। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी को लगा हो कि सर पहले कुछ बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे हम अंदर ही अंदर बोल के कुछ समझ में नहीं आया, तो वो मैं ये बोल रहा था उसमें मैं क्वेश्चन ऐसा दे रहा था कि कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, आप कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा, तब तो फिर ये इसी इक्वेशन से काम हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह वगैरह से। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्रेम आउट किया मैंने उसको कि मैंने बोला है बच्चों कि मैंने कांस्टेंट पावर लगाई है, आप सप्लाइंग कांस्टेंट पावर, तो बच्चों ये पावर कांस्टेंट है तो अभी क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x होता है वैसे ही 1 का इंटीग्रेशन t होगा, p बीइंग अ कांस्टेंट, ऐसा का ऐसा आ गया। अब यहाँ से बच्चों यदि हम देखें तो क्या होगा m/2 और लिमिट पुट कीजिए बच्चों v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या बच्चों p इंटू टी माइनस 0, ये कुछ आएगा और इस बेसिस पर बच्चों जो v आएगा उसकी वैल्यू आएगी अंडर द रूट ऑफ 2p अपॉन m इंटू टी। ये लीजिए v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अंडर द रूट 2pm अपॉन टी अपॉन m इंटू टी। तो दिस इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी आफ्टर टाइम t, टाइम t के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, ये उसका फार्मूला है। वो जो ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है वो टाइम t के बाद कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा वो ये आ गया। मतलब यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी बच्चों की ये जो वेलोसिटी आ रही है दिस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, दिस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू बच्चों रूट टी, वेलोसिटी रूट टी के प्रोपोर्शन आ रही है एक बात। अब एक और क्वेश्चन इसी में करते हैं, चलिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन बताइए मुझको, यहाँ पर किसके बीच में रिलेशन बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए। वही क्वेश्चन है बच्चों, एक बॉडी पर कांस्टेंट पावर लगाई जा रही है, कांस्टेंट पावर उसको डिलीवर की जा रही है और आपसे ये बोला है कि साहब कांस्टेंट पावर डिलीवर की जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ में क्या रिलेशन होगा, जरा फटाफट डिराइव कीजिए। अब कैसे करेंगे बच्चों, ये तो वही बात है, पावर से आपने फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt दोनों बाजू इंटीग्रेट किया, ये सारा काम आ गया आपके पास। अब बच्चों जो वेलोसिटी होती है दैट यू मस्ट बी नोइंग इज इक्वल टू ds अपॉन dt, वेलोसिटी ds अपॉन dt के बराबर होती है विच इज इक्वल टू बच्चों अंडर द रूट ऑफ 2p अपॉन m और ये है बच्चों t टू द पावर 1/2। भाई रूट t कैन बी रिप्रेजेंटेड एज t टू द पावर 1/2। अब बच्चों यहाँ से ये ds बराबर कितना आएगा बच्चों अंडर द रूट ऑफ 2p अपॉन m और ये t की पावर 1/2 इंटू dt, कुछ ऐसी पिक्चर आएगी। भाई dt का वहाँ मल्टीप्लाई कर देने का है बाबा, कर दिया। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों वो ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स का सम आएगा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा अनडाउटेडली बच्चों वो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का सम हो गया और इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2p अपॉन m इंटू टी टू द पावर 1/2 dt। और आपको कितने टाइम में निकालना है बच्चों, टी टाइम में, मतलब यू नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू टाइम टी, आप उसे 0 से टाइम टी के बीच में इंटीग्रेट कर लीजिए। अब जब आप उसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू कितना बच्चों अंडर द रूट ऑफ 2p अपॉन m और ये जो t की पावर हाफ है बच्चों, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करना इज नॉट अ बिग डील, आप आसानी से कर सकते हैं। दिस वुड बी t टू द पावर 3/2 ओवर 3/2 एंड लिमिट वुड बी 0 टू t, लिमिट जो होगी बच्चों वो 0 से t के बीच होगी। कैसे भाई, s इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2p अपॉन m, 2p अपॉन m और ये कितना बच्चों t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। भाई लिमिट जो होगी वो आपने इंटीग्रेट किया, 1 ऐड करते हो 1 ही उसी से डिवाइड करते हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगली स्टेप में बच्चों क्या लिख सकते हो, दिस इज s इज इक्वल टू 2/3 अंडर द रूट ऑफ 2p अपॉन m
और ये जो है बच्चों दिस इज टी टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो s इक्वल टू आएगा 2/3 अंडर द रूट ऑफ 2p अपॉन m इंटू टी टू द पावर 3/2. सो व्हाट आई कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2. यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा. जैसा मैंने आपसे कहा था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो वो कुछ ऐसा हो गया साहब, अगर कांस्टेंट पावर लगाई जा रही है तो कांस्टेंट, क्योंकि देखिए आपने जब इंटीग्रेट किया m तो बॉडी का मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, आपने p को भी कांस्टेंट माना है, चूंकि माना है इसलिए क्योंकि हमको दिया हुआ है शुरुआत में कांस्टेंट पावर है, तभी तो हम इसको इंटीग्रेट के बाहर ला सकते हैं. अगर कांस्टेंट पावर नहीं होती, मान लीजिए अगर ये पावर ऐसी होती जो वैरी कर रही होती, तो आप उसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर कैसे लाते? आप उसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर नहीं ला सकते थे, पर चूंकि आप उसको उसके बाहर ला रहे हो बच्चों, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो कांस्टेंट है. सो जब कांस्टेंट पावर लगाई जाती है बच्चों किसी बॉडी पर, तो जो वेलोसिटी आती है वो रूट टी के या टी की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल होती है. और अगर बच्चों कांस्टेंट पावर ही लगाई जा रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों वो टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा. अब मैं कुछ और काम की बात बताता हूँ बच्चों. चलिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं बच्चों जो पावर होती है दैट इज गिवन बाय dw अपॉन dt, रेट ऑफ वर्क डन. वर्क डन का रेट जो होता है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम बोलते होते हैं पावर. सो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एक्सिस एंड वर्क एक्सिस, सपोज कीजिए इस एक्सिस पर मैंने वर्क लिया, इस एक्सिस पर मैंने टाइम लिया. अब बच्चों यदि मैंने इसमें ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ बना मान लीजिए, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा बच्चों, स्लोप का आप मतलब समझते हैं, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा, जो tan थीटा होगा बच्चों दैट वुड बी गिविंग यू वर्क. आप जानते हैं बच्चों डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफ्रेंशिएशन करना मतलब स्लोप निकालना. इफ यू आर डिफ्रेंशिएटिंग समथिंग इट मीन्स दैट यू आर डिटरमाइनिंग स्लोप. स्लोप निकाल रहे हैं. तो यदि बच्चों मैंने वर्क एक्सिस और टाइम एक्सिस यानी वर्क टाइम ग्राफ अगर मैंने प्लॉट किया, तो उस ग्राफ का जो स्लोप बनेगा, उसकी जो प्रवणता, उसकी जो ढाल आएगी बच्चों, दैट स्लोप वुड बी इक्वल्स टू p. p स्टैंड फॉर पावर. लगे हाथों बच्चों में यहाँ पर एक और काम की बात बताऊं, मैं इसको रब किए देता हूँ, इसे हटा रहा हूं बच्चों में. अब यहाँ पर एक और बात भी आप देख सकते हैं कि जो dw है दैट dw इज इक्वल्स टू बच्चों p इंटू dt. dw इक्वल्स टू होगा बच्चों p इंटू डी टी होगा. अब बच्चों यदि मैं यहाँ पर जो टोटल वर्क है अगर मैं वो कैलकुलेट करता हूँ, तो टोटल वर्क बच्चों ऐसे छोटे छोटे वर्क का समेशन एडिशन योग होगा. अगर मैं टोटल वर्क निकालता हूं बच्चों, तो वर्क बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्टली आप उन सबका अलजेब्रिक सम कर दो यानी इंटीग्रेशन कर दो. तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि मैं सपोज कीजिए किसी टाइम t1 से टाइम t2 के बीच पावर को इंटीग्रेट कर दूं, यदि बच्चों मैं किसी टाइम t1 से टाइम t2 के बीच अब पावर को इंटीग्रेट कर दूं, मतलब क्या कर दूं बच्चों, मैं वर्क निकाल दूं. ऑब्वियस सी बात है यार, ए को डिफरेंशिएट करने से अगर बी बनता है तो बी को इंटीग्रेट करने से ए बनेगा. ए को डिफरेंशिएट किया बी बना, तो बी को इंटीग्रेट करने से क्या बनेगा बच्चों, ए बनेगा. तो वर्क को डिफरेंशिएट करने से पावर बन रही है, तो पावर को इंटीग्रेट करने से वर्क बनेगा. वर्क को डिफरेंशिएट किया तो पावर बनी, अगर मैं पावर को इंटीग्रेट कर दूंगा बच्चों तो वर्क बनेगा. ये एक काम की बात है. इसको दूसरी भाषा में मैं यूं भी कह सकता हूं बच्चों की, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एक्सिस एंड पावर एक्सिस एंड समथिंग लाइक दिस आई गेट. सपोज अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पावर एंड टाइम एक्सिस, देन ये जो ग्राफ का जो एरिया होगा बच्चों किन्हीं भी दो गिवन इंस्टेंस के बीच, किन्हीं भी दो गिवन इंस्टेंस के बीच बच्चों इस ग्राफ का जो एरिया होगा, ये जो एरिया आएगा बच्चों, दिस एरिया वुड बी गिविंग यू वर्क. ये जो क्षेत्रफल होगा भैया ये किसके बराबर होगा, ये वर्क के बराबर होगा. अरे इंटीग्रेट करने का मतलब होता है एरिया निकालना, और डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है स्लोप निकालना. इससे पहले भी बहुत बार देख चुके हो. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी मिलती है. याद है आपको बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम बनाते थे, उसका जो स्लोप आता था बच्चों वो हमको वेलोसिटी देता था. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएशन हमको वेलोसिटी देता है, उसका स्लोप हमको वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता था.
वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से भी आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता था। तो इंटीग्रेट करना मतलब एरिया निकालना, डिफरेंशिएट करना मतलब स्लोप निकालना। तो बच्चों अगर पावर टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो ये एरिया जो होगा बच्चों, दिस एरिया वुड बी इक्वल्स टू वर्क डन। ये एरिया जो होगा बच्चों ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। तो ये भी एक छोटी सी बात है, कई बार हो सकता है कि आपको पावर दे दें, टाइम दे दें और आपको एरिया निकालने को बोल दें, तो वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अब ये लीजिए साहब, यहाँ पर मैं जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे ही देता हूँ। चलिए साहब, हमें बोल रखा है कि किसी भी बॉडी को दी जाने वाली इंस्टेंटेनियस डिलाइवर्ड पावर की इक्वेशन है 6t² माइनस 10t प्लस 9। ये है बच्चों, आपको बोला है कि किसी भी बॉडी को डिलाइवर्ड इंस्टेंटेनियस पावर जो है बच्चों वो इतने वाट्स है। हाउ मच? किसी भी बॉडी को जो डिलाइवर्ड पावर है बच्चों वो इतने वाट्स हैं। और आप एक काम करें बच्चों, आप यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करें, कितना वर्क होगा। t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड्स के बीच, t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड के बीच में कितना वर्क होगा। करिए, वीडियो को पॉज करके करना है बच्चों, जरूरी में। तो देखिए साहब, पावर उसको इतनी डिलाइवर्ड हुई, इस टाइम से उस टाइम के बीच में कितना वर्क होगा हमको निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए एज सच तो जो वर्क होता है बच्चों वो पावर इनटू टाइम भी होता है, क्योंकि देखिए पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब पंगा ये है बच्चों की पावर इनटू टाइम तो मैं कर दूं, वर्क डन को मैं पावर इनटू टाइम लिख तो दूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंगा ये बच्चों के टाइम लगातार चेंज हो रहा है। अभी टी की वैल्यू 1 सेकंड है, फिर बाद में 1.1 सेकंड हुई, 1.2 सेकंड हुई, 1.3 सेकंड हुई, फाइनली 3 सेकंड हुई। तो टाइम तो लगातार चेंज होता गया, टाइम फिक्स कहाँ रहा। 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच पावर इनफाइनाइट बार चेंज हुआ। 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच टाइम इनफाइनाइट बार चेंज हुआ। तो अब टाइम जब चेंज होगा तो इस एक्सप्रेशन में टाइम लिखा हुआ रहा, अगर टाइम चेंज होगा तो नेचुरल सी बात है बच्चों पावर भी चेंज होती जाएगी, बिकॉज पावर टाइम पर डिपेंड कर रही है और टाइम लगातार चेंज हो रहा है। भाई पावर टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम लगातार चेंज हो रहा है, मतलब पावर लगातार चेंज हो रही है। तो मैं पावर इंटू टाइम करूंगा तो क्या मुझको ये शोभा देगा, नहीं देगा। और जो मुझको शोभा नहीं देता भैया वो मैं नहीं करता, आपको ये पहले भी मैं बता चुका हूँ और आप भी अच्छी तरह से आप जान चुके हैं। भाई यहाँ मैं पावर इनटू टाइम इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज पावर वैरी कर रही है। 1 सेकंड पे पावर कुछ थी, 2 सेकंड पे कुछ है, 3 सेकंड पे कुछ है, 2.5 पे कुछ, 3.5 पे कुछ, चेंज हो रही है यार। मैं कौन सी पावर लिखूं, 1 सेकंड वाली लिखूं तो बाकी सबको बुरा लगता है, 3 सेकंड वाली लगता हूं तो बाकी सबको बुरा लगता है। और भैया मैं उनमें से हूं जो किसी को बुरा लगे, मेरी तरफ से मैं कोशिश ये करूं कि किसी को ना लगे, कोशिश ये करूं, लगे तो फिर अब उसके बाद में कुछ नहीं कर सकता मैं। बट अदरवाइज आपको ये बोले कि मेरे से मैं दूसरे से के हिसाब से चलो ही मत, मेरे हिसाब से चलो, तो फिर तो मैं नहीं चल सकता। मैं सबके हिसाब से चल सकूं ऐसा जरूर कर सकता हूं बच्चों। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट वर्क, तो बच्चों मुझे क्या करना होगा, टाइम लगातार चेंज हुआ, पावर लगातार चेंज हुई, इसीलिए मुझे अगर वर्क डन निकालना है बच्चों तो मैं छोटा सा वर्क डन निकाल के उसको फिर टोटल वर्क डन निकाल लेता हूँ, मतलब इंटीग्रेशन करता हूँ। और ये तो बच्चों हम बहुत बार देख चुके हैं कि वेरिएशन आया मतलब इंटीग्रेशन आया, क्योंकि टी लगातार चेंज हो रहा है, मतलब पावर लगातार चेंज हो रही है, मतलब बच्चों मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच, अभी देखिए ये 1 है बच्चों, ये 3 है, और पावर कितनी बच्चों, दैट यू कैन सी इज इक्वल टू 6t² माइनस 10t प्लस 9 dt। अभी इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों 6 और ये t² का बच्चों t³/3 और लिमिट 1 2 3, t² का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों t³/3 आएगा, लिमिट 1 2 3 आएगी। फिर बच्चों ये 10 और t का इंटीग्रेशन बच्चों t²/2 लिमिट बच्चों 1 2 3, और फिर 9 का बच्चों 9t और लिमिट बच्चों 1 2 3। ऐसा ही कुछ होगा। अरे सिंपल इंटीग्रेशन है भैया, t² का इंटीग्रेशन t³/3 लिमिट 1 2 3, 10t ये t की पावर 1 और t की पावर 1 का t²/2 लिमिट 1 2 3, और 9 का बच्चों 9t लिमिट फिर वही 1 2 3। अब क्या होगा बच्चों, दैट यू कैन सी, ये 6 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। अभी ये 2 टाइम्स गया बच्चों, ये 3³ - 1³।
ये 6 से 3 जाएगा बच्चों 2 टाइम्स, और ये 3 का क्यूब फिर -1 का क्यूब, और ये फिर गया बच्चों 5 टाइम्स, ये 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू ये कितना बच्चों 3 -1। सिंपल मैथमेटिक्स है। 6 3 से गया 2 टाइम्स, फिर बच्चों ये 3 का क्यूब -1 का क्यूब -5, फिर बच्चों ये 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 9 और ये 3 -1। अब बच्चों ये कितना आएगा, दिस 3 का क्यूब -1 यानी 27। 27 में से 1 जाएंगे बच्चों, 26 आएंगे। ये 27 है, उसमें से 1 गए बच्चों 26। सो दिस इज 2 इंटू 26 -5 इंटू 8 और प्लस 5 टू ज़ा 10, इतना। अब ये वर्क जो आएगा बच्चों ये जूल्स में आएगा, ये जूल्स में आएगा। आई रिपीट बच्चों, ये 3 का क्यूब मतलब 27 -1 26, फिर बच्चों ये 9 -1 8 और 9 टू ज़ा 9 टू ज़ा 18 आएगा। 18 मैंने गलती करी बच्चों, 9 टू ज़ा 18। तो ये वर्क जो आएगा बच्चों ये जूल में आएगा। क्यों जूल में आएगा? बिकॉज पावर आपने लिया बच्चों वाट्स में और टाइम आपने लिया है सेकेंड्स में। पावर आपने लिया वाट्स में और टाइम आपने लिया सेकंड में, तो इस तरह से जो वर्क आ जाएगा बच्चों वो जूल में आ जाएगा। तो ये बच्चों है हमारे पास में। यदि हमें पावर का रिलेशन दे रखा हो बच्चों तो हम उसको इंटीग्रेट करके हम लोग वर्क निकाल सकते हैं, या पावर टाइम ग्राफ हमको दे रखा बच्चों तो उसका टाइम एक्सेस के साथ में एरिया निकालेंगे तो वर्क आ जाएगा। और अगर हमें बच्चों इंटीग्रेशन के माध्यम से भी हम लोग काम कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ से बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू कितना, पावर इनटू टाइम। अब यदि मैं यहाँ पर एक काम करूँ बच्चों, मैं पावर को यदि अब 1 किलो वाट ले लूँ, कितनी ले लूँ बच्चों पावर को, 1 किलो वाट। सपोज कीजिए मैंने पावर को लिया बच्चों 1 किलो वाट। 1 किलो वाट का मतलब बच्चों 1000 वाट। 1000 वाट को मैं 1000 जूल पर सेकेंड भी बोल सकता हूँ। सपोज कीजिए मैंने पावर ली 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट मतलब 1000 जूल पर सेकेंड, और जो टाइम है बच्चों उसको मैंने लिया 1 आवर। 1 आवर यानी 3600 सेकेंड। मैंने पावर ली बच्चों 1 किलो वाट मतलब 1000 जूल पर सेकेंड, और टाइम लिया 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो जो वर्क आएगा बच्चों वो कितना आएगा, जरा गौर कीजिए। वर्क आएगा बच्चों 1000 जूल। भाई देखिए पहली बात तो मैं अगर यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करूँ तो वर्क कितना आएगा, वर्क जो होगा बच्चों दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू पावर। हाउ मच पावर इज देयर, दिस इज 1 किलो वाट। पावर जो आई थी बच्चों 1 किलो वाट, और टाइम जो था बच्चों वो 1 आवर था। आई रिपीट बच्चों, पावर है 1 किलो वाट, टाइम है बच्चों 1 आवर। सो कुल मिलाकर दिस इज इक्वल टू बच्चों 1 किलो वाट आवर। दिस इज 1 किलो वाट आवर विच इज आल्सो इक्वल टू 1 किलो वाट यानी कि 1000 जूल पर सेकेंड। 1000 जूल पर सेकेंड, और 1 आवर का मतलब बच्चों 3600 सेकेंड होगा। बच्चों पावर है 1 किलो वाट यानी 1000 जूल पर सेकंड, और टाइम है बच्चों 1 आवर यानी 3600 सेकंड। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूं बच्चों, सेकंड सेकंड कैंसल, और ये 36 इंटू 10 टू द पावर 5। भाई देर आर 3 zeros, there are 2 zeros. As you can see, there are 3 zeros, there are 2 zeros, so ultimately there are 5 zeros. So this is 36 into 10 to the power 5 joule. 36 into 10 to the power 5 joule. Otherwise I can say बच्चों 3.6 into 10 to the power 6 joule. 3.6 into 10 to the power 6 joule. So बच्चों ये 1 किलो वाट आवर जो है ये किसकी वैल्यू थी, दिस वाज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। This was 1 kilowatt hour which is equals to this much. So I can say 1 kilowatt hour is equals to बच्चों 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ये लीजिए बच्चों, तो ये किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन आ गया। ये रिलेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। एक्चुअली इसे हम लोग बच्चों बोला करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मतलब बच्चों यहाँ पर क्या,
जो आप लोग हमारे घरों में जो बिजली के मीटर लगे होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो लगे होते हैं, जिन्हें एनर्जी मीटर भी कहा जाता है, एनर्जी मीटर भी कहते हैं, उन्हें किलोवाट आवर मीटर भी कहते हैं। वो उसमें जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे घर में भैया 200 यूनिट बिजली जल गई, 300 यूनिट बिजली का कंजम्पशन हुआ, तो वो 1 यूनिट जो होता है बच्चों, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, एंड दिस इज इक्वल टू बच्चों 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। सो बच्चों ये भी एनर्जी की एक यूनिट है। वैसे आप लोग जानते हैं ये एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट होती है, और एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और सबसे बड़ी जो यूनिट होती है बच्चों वो ये होती है। तो जस्ट ये एक रिलेशन और इसी से रिलेटेड, इसलिए मैंने बता दिया। आई रिपीट बच्चों, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एक्चुअली मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल और फंडामेंटल सब एक साथ कराते जा रहा हूँ। जनरली हमारी आदत होती है कि हम पहले थोड़ी सी हमें थ्योरी पढ़ ली या फंडामेंटल्स बना लिए, फिर हम क्वेश्चंस को एक साथ डील करते हैं। पर यहाँ मैं कुछ अलग काम कर रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों मैं थ्योरी और क्वेश्चंस एक साथ करते जा रहा हूँ। बीच बीच में थ्योरी आ रही, बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। पावर बच्चों मैंने ली 1 किलोवाट, टाइम लिया बच्चों मैंने 1 आवर, तो कुल मिलाकर जो आपके पास में वर्क आया बच्चों वो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर, विच इज इक्वल टू दीज मैनी। 1 किलोवाट मतलब कितना? 1000 जूल पर सेकंड, और आवर मतलब कितना? 3600 सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो ये आएगा, जो कि कुछ इतना होगा। सो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें देखी हमने देखा बच्चों कि रेट ऑफ वर्क डन जो होता है वो पावर होता है, और उसकी यूनिट जूल पर सेकंड या वाट या फिर ब्रिटिश हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका फार्मूला बच्चों dW/dt या फिर F.V भी हम लोगों ने देखा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम इस पर करते हैं बच्चों। एक कोई गाड़ी है जिसका मास m है, एक कोई व्हीकल है बच्चों जिसका मास कितना है? m। इसका मास m है बच्चों, और इस पर क्या हो रहा है? एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स R इसको ऑफर हो रहा है बच्चों, एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स R इसको ऑफर हो रहा है। और जिस पर्टिकुलर मूवमेंट पर, गौर कीजिएगा बच्चों, एक व्हीकल है जिसका मास कितना है? m है। इस पर एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स R एक्ट हो रहा है। इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, और इसका एक्सीलरेशन साहब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है कितना? a। इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a। जिस पर्टिकुलर मूवमेंट पर इसकी वेलोसिटी v हो, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v हो बच्चों, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसके इंजन की जो पावर है बच्चों वो आपको कैलकुलेट करनी है। इसके इंजन की पावर आपको कैलकुलेट करनी है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बच्चों। एक आपके पास में व्हीकल है जिसका मास m है, विच इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a। उस पर सम कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स r इज एक्टिंग। जिस पर्टिकुलर मूवमेंट पर उसकी वेलोसिटी v है बच्चों, उस समय पर इसके इंजन की पावर बतानी है। कर लीजिए। अभी जब आप इसको करेंगे बच्चों तो क्या होगा? देखिए, इस पर F फोर्स इधर लग रहा है बच्चों, गाड़ी का इंजन इधर लगा रहा है फोर्स, और इधर R लग रहा है। तो अब इस पर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स होगा बच्चों F माइनस R इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स जो होगा बच्चों F माइनस R इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इससे बच्चों गाड़ी के इंजन ने जो फोर्स लगाया वो कितना आ गया? R प्लस M। भाई गाड़ी जिधर जा रही है उसका मोशन की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन तो गाड़ी के इंजन के फोर्स की होगी। तो गाड़ी का इंजन का फोर्स उधर लग रहा है और रेजिस्टिव फोर्स इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो गया बच्चों? ये माइनस ये इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू आ गया बच्चों R प्लस M। तो पावर जो होगी बच्चों, पावर वुड बी FV cos थीटा। पावर जो होगी बच्चों दैट वुड बी FV cos थीटा। और गाड़ी का इंजन भी उसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, एंगल 0। तो बच्चों ये फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? R प्लस M इंटू V। तो ये आ गई सिंपल बच्चों आपके पास में क्या? पावर। एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने किसी एग्जाम का है, मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने याद आया करा दिया आपको। F माइनस R इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F आ गया बच्चों। सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन ऑफ द कार या गाड़ी जो भी हो इनटू वेलोसिटी। बस सिंपल।